Hello friends, today we will discuss the topic computational procedure for standard form of the revised simplex method. Okay, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है, उसको हम सिस्टम में लेके आए और अब हम उसको यूज कैसे करना है। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हुए किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एलपीपी को सोल्व कैसे करना है। ओके, सबसे पहले हमने कल क्या देखा, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमारी हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक बात मान ली थी। ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंस्टेंट सिस्टम है, उसमें जो एम इक्वेशंस है, हर इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल को एंटर करवाने की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो हमारे सिस्टम में कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, एम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी एंटर करेंगे। okay? और उस टाइम हमने पढ़ा था कि ओवरऑल सिस्टम होता है वो कितने ऑर्डर का रिड्यूस हो जाता है, m+2 ऑर्डर का। ओके, तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे कि m+2 ऑर्डर का सिस्टम बन जाता है, जो बेसिस मैट्रिक्स है वो m+2 ऑर्डर की बनेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी कॉलम वेक्टर आएगा तो उसके जो m+2 कंपोनेंट है वह होंगे क्या। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले इनमें हम एजे से डिनोट करते हैं। जनरल हम एजे से करते थे और स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के लिए एजे 1 कह देते हैं यहाँ पे, और इसके लिए एजे 2। ओके, और इस 2 का कोई मीनिंग नहीं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए नोट जे ए वन जे से ए m+1 कॉमा जे तक, यहाँ तक कितने टोटल एलिमेंट्स है, m+2 एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है ये वेरी करेंगे, क्योंकि बाकी के जो लास्ट कंपोनेंट्स हैं वो तो वही हैं जो मेरे गिवन मेथड के अंदर होते हैं। ओके, और ये दो स्टार्टिंग में पढ़े तो क्या होगा कि देखिए, पहला कंस्ट्रेंट क्या होता था हमारा, वो होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा, या तो z होगा, ओके, या फिर लेजिटिमेट वेरिएबल्स होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं होते। और उसके उसमें जो लेजिटिमेट वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो जब उसको कंस्टेंट बनाते हैं तो कोफिशिएंट क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है कॉस्ट प्राइस। जो फर्स्ट एंट्री है वो लेजिटिमेट वेरिएबल्स के केस में तो हो जाएगी -cj, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के केस में हो जाएगी 0। ओके, जो सेकंड जो मेरे पे कंस्टेंट है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी लेजिटिमेट वेरिएबल नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर उसका कोफिशिएंट यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम कर रहे हैं, मतलब सबका कोफिशिएंट 1 1 1 है। बाकी लेजिटिमेट के केस में तो बचे हुए काम पूरा इजी रह जाएगा, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उनके लिए क्या कॉलम्स हो जाएंगे, ई आई। क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट जो गिवन कंस्ट्रेंट्स में जो फर्स्ट था उसमें मेरे को पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स ए वन डालना पड़ा था, तो उसका कोफिशिएंट उसमें 1 है, बाकी में 0 है, तो मतलब वो स्टैंडर्ड ई आई की फॉर्म में आ जाएंगे। अब जो एक्स नोट और एक्स एन प्लस वन है ये दो अलग है। एक्स नोट था जेड के अबाउट, एक्स एन प्लस वन था सम ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के अबाउट। तो उनके अबाउट क्या हो गए कोफिशिएंट, ये जो हमारी कॉलम वेक्टर्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इवन एंड ओके। अब हम पढ़ देखा कि रैंक होगी m+2, तो बेसिस जो बेसिस बनेगी, बेसिस मैट्रिक्स वो भी m+2 ऑर्डर की होगी। तो उसमें क्या होगा, जब वो m+2 ऑर्डर की होगी तो मतलब देखो, सबसे पहला तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको तो हमेशा रखना है हमारे बेसिस के अंदर। तो पहली एंट्री तो हमेशा फिक्स करनी इवन कर दी, क्योंकि इवन वेक्टर इज अबाउट एक्स नोट और एक्स नोट के अबाउट इवन है, इवन की पोजीशन फिक्स कर दी सबसे पहले रख दिया इसको। बाकी की जो m+1 एंट्रीज बच चुकी, ये क्या होंगी, m एंट्रीज तो होंगी जो हमारे सिंप्लेक्स मेथड के तरीके से जो एंट्रीज आ रही थी, सेम उसी तरीके से। और जो एक एंट्री होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी पेज वन में जो जिसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उस कंस्ट्रेंट पे। पेज वन में किसको ऑप्टिमाइज कर रहे थे, एक जो जेड स्टार बनाया था उसको। तो
उसको यहाँ पे लिखना है, उसके अबाउट यहाँ पर आ जाएंगे। और एक्चुअली में आप समझोगे जेड स्टार को, तो वो जेड स्टार इज नथिंग बट इज द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को मैंने xn प्लस वन भी कहा है, जिसके अबाउट कॉलम E2 है। तो इसलिए क्या है, फेज वन के अंदर पहली और दूसरी कॉलम E1 एंड E2 हो जाएंगी, बाकी की सारी अबाउट एक्स मेथड आ जाएंगी। ओके, और ये जो एक्स नोट है ये जेड की वैल्यू है, xn प्लस वन है ये सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है। तो एक बात क्लियर ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ये दो ही ऐसे वेरिएबल हैं, नए वेरिएबल, जिनकी वैल्यू मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ हो सकती है, कुछ भी, लेकिन इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो सभी तो नॉन नेगेटिव ही होंगे, तभी हमारा बेसिक सॉल्यूशन है वो फिजिबल रहेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन ही फिजिबल नहीं रहेगा। ओके, और फिर जब 6 सेकंड पर पहुंचते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ये जो जिसको जेड स्टार की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, तो जेड स्टार मतलब एक्सएन प्लस वन, तो एक्सएन प्लस वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस केस में सिर्फ एक्स नोट के अलावा बाकी जितने भी बच गए वो सभी के सभी नॉन नेगेटिव होने, वहां से हमें पता चल पाएगा। ओके, अब बेसिक हमने पढ़ लिया, अब हम बेसिस मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा देखिए। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन 5 बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके कोफिशिएंट्स लिखोगे तो पहली एंट्री फेज वन के अबाउट, तो पहली एंट्री तो आ गई E1, सेकंड आ गई E2। ओके, और जो सेकंड कंस्टेंट था उसमें क्या था, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जोड़। और अभी जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो तो कंप्लीटली आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के अबाउट है, तो यहाँ पर उनका प्राइस आ जाएगा और ये ऊपर जीरो रह जाता है, क्योंकि गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल होते नहीं है। और जो बाकी का ये जो हिस्सा बच गया इतना, ये जो इतना हिस्सा बच गया इसमें क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉलम से बनता है। हम हमें पता है कि ये देखिए ये जो एंट्रीज हैं ये इसमें है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले, ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अब हमें एक बेसिस मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद ही हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनवर्स कैलकुलेट करेंगे पार्शियनिंग मेथड से। तो जब आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो ये जो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज थी ना पहले 1 1 1 की, वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इनवर्स यही होता है, आप कैलकुलेट करके, ठीक है। और जैसे हमने सिस्टम तो ax b होता है, लेकिन जैसे m प्लस टू वेरिएबल्स हो गए तो हमने b को भी b2 लिख दिया, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है। ओके, तो अब हम उसका बेसिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, b इनवर्स b ही होता है, इसकी बेसिस मैट्रिक्स b2 है तो b2 इनवर्स b हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से मेरे को सारे m प्लस टू वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, जिसमें पहली वैल्यू होगी z की, दूसरी वैल्यू होगी जेड स्टार मतलब एक्स एन प्लस वन की, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो होंगी जो बेसिस में बाकी वेरिएबल्स बच गई, जैसे फर्स्ट टेबल के लिए तो ये हो गया आर्टिफिशियल्स की, बाकी उसके बाद में नेक्स्ट अदर चेंज होते हैं। ये सम ऑफ वेरिएबल्स है, तो देखो यहाँ से B2 B3 Bm तक होगा, और ये क्या हो गया, इन सब का सम का नेगेटिव, यस, क्योंकि जब xn प्लस वन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो बाकी सारे टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएंगे उस कंस्टेंट में, तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमने हमने बेसिक मैट्रिक्स मिल गई, उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लिया और एक सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिलने के बाद में अब हम क्या काम करेंगे, ओके, जब सॉल्यूशन मिल गया तो अब हमें दो काम रहते हैं हमारे, हमको चेक करना है कौन सा वेक्टर एंटर करेगा और कौन सा वेक्टर लीव करेगा, बस ये दोनों काम होते ही हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आगे का काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो P2 था फेज वन के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, एक मिनट के लिए समझिए, पहले फेज वन और फेज टू को अलग अलग समझते हैं। अब तक तो हमने जनरल बता दिया कि बेसिस मैट्रिक्स मिलेगी, उसका यू हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमने दोनों को इकट्ठा लिखा है। देखिए फेज वन में तो क्या था, फेज वन में तो एक्स एन प्लस वन को कर रहे थे,
तो ये जो एंट्रीज थी यहाँ पे माइनस सी बी स्टार, ये तो थे फेज वन के अबाउट जो चेंजेस प्राइस होते हैं, चेंज्ड प्राइस, वो तो लिखे जाते हैं यहाँ पे। और जो गिवन कंस्टेंट, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो और उसके अबाउट प्राइसेस लिखे जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आता है ये एंट्री सारी जीरो जीरो बची जाती हैं, और ये क्या आता है, ये क्या आता है हमारा बेस में, ये जो बेस मैट्रिक्स बी आ जाता है, जो सिंपलेक्स मेथड में बनता है, यहाँ पर आ जाती है उसकी वैल्यू। तो सी बी स्टार और सी बी को समझ गए हम उसके। तो यहाँ से हम बी टू इनवर्स को, वही जो बाय मेथड ऑफ बाय पार्शियलिंग, हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और जब इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा, देखो एक मिनट, ये बी टू इनवर्स हमने पहले भी कैलकुलेट किया होगा। हाँ, ये देखिए बी टू इनवर्स जैसे यहाँ इस तरीके में, तो ये सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट कर रखा है। अगले में देखिए, जब बी टू इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, जो इसकी जो सेट फर्स्ट को रो आएगी, ठीक है, आप पार्शियलिंग मेथड से इसका इनवर्स कैलकुलेट करके देखना और उसका इनवर्स लिखना। किस तरीके से करना, इसको एक मैट्रिक्स बना लेना, इसको एक, इसको एक और इसको एक, और 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। उसका इनवर्स आपको पता ही है, डायगोनल एंट्रीज का पोजीशन चेंज करके और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करके और डिटरमिनेंट से डिवाइड करके जो मिलता है वो इसका इनवर्स मिल जाता है। में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो फर्स्ट नहीं सेकंड रो, फेज वन के अंदर तो अभी हम सेकंड रो पे काम करेंगे, क्योंकि फेज वन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही सेकंड कंस्ट्रेंट में पड़ा है, तो इसलिए सेकंड रो पर काम करेंगे। तो देखेंगे सेकंड रो क्या आएगी, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो आएगी 0 1 एंड नेक्स्ट आएगी सी बी इनवर्स सी बी स्टार बी, ये आएगी। ठीक, तो ये आ गई, ठीक है। अब एक काम करो, किसी, एक बात बताओ, कोई भी जेड जे माइनस सी जे का फॉर्मूला क्या होता था, ठीक? तो जेड जे माइनस सी जे का फॉर्मूला होता है सी बी बी इनवर्स ए जे, सी बी बी इनवर्स ए जे, जेड जे माइनस सी जे का। तो ये देखो यहाँ पर क्या रखा है, सी बी बी इनवर्स, अगर इसको ए जे से मल्टीप्लाई करते हो तो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब तो मेरा जो बी टू इनवर्स कैलकुलेट होके आया है, अगर मैं उसकी सेकंड रो का किसी भी एजे के साथ में स्केलर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो जो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो इस जे के अबाउट जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फॉर फेज वन के लिए मैं इनको जेड स्टार जेड जे स्टार माइनस सी जे स्टार से डिनोट करता हूँ, फेज टू के लिए डायरेक्ट जेड जे माइनस सी जे लिख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू मिलेगी। और मुझे तरीका मुझे पता ही है कि कोई भी वेक्टर एंटर कब करता है उसको चेक करने का एक ही तरीका है, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू चेक करना। तो इसका मतलब सारे कैलकुलेशंस ना करके मैं सिर्फ क्या करूंगा, बी टू इनवर्स सेकंड रो को एंड हर एजे के साथ में मल्टीप्लाई करके देखूंगा, और उनमें जो जो नेगेटिव्स हैं, जो जो नेगेटिव हैं उनमें से स्मॉलेस्ट चूज कर लूंगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा वो वाला मेरा एंटर कर जाएगा। ये प्रोसीजर था, यही हमने पढ़ा है सिंपलेक्स मेथड। ओके, तो एंटर कर जाएगा, तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ से, इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वेक्टर एंटर कर रहा है बेसिस के अंदर, एंटर कर रहा है। अब हमें सिर्फ कितना काम बच गया, अब हमें चेक करना है कि एग्जिट कौन सा करेगा। तो एग्जिट के लिए क्या चेक करेंगे, एग्जिट के लिए काम रहता है कि थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यूज को कोरोस्पोंडिंग जो एंटर कर रहा है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते जाओ, तो सारी थीटा की पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो सिर्फ उसी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ उसी के कोफिशिएंट चाहिए मेरे को जो एंटर कर रहा है। तो यहाँ से पहले मैं चेक कर लूंगा कौन सा एंटर कर रहा है, तो वहां से कौन सा एंटर कर रहा है उसके अबाउट मैं वाई जे कैलकुलेट कर लूंगा, उसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स एजे, तो बी टू इनवर्स एजे से मैं वाई जे कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, यहाँ पे इसके जो लास्ट के एम कंपोनेंट्स हैं वो तो वाई जे को शो करते हैं, और स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स हैं वो, सॉरी, वो हमारे काम के अभी है नहीं। जब सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि लास्ट के जो एम कंपोनेंट्स हैं वो मेरे वाई जे के अबाउट होते हैं। ओके,
स्टार्टिंग के दो कंपोनेंट्स मेरे काम के अभी है नहीं, जब क्योंकि थीटा की पॉसिबिलिटीज के लिए सिर्फ लास्ट के ही चाहिए, स्टार्टिंग के दो के अबाउट तो मेरे को चेक ही नहीं करना, वो तो हमेशा ही बेसिस में रहने हैं, इसलिए ये काम किया है। तो इस तरीके से हम क्या हो जाएगा, फेज वन के अंदर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वेक्टर रिमूव करेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट टू कॉलम तो कभी भी लीव ही नहीं होती बेसिस में, इस वजह से स्टार्टिंग के ये जो दो हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी एम का ध्यान रखो, वो वही होते हैं जो इस जो गिवन सिंप्लेक्स मेथड में मिलते हैं, वही रिवाइज सिंप्लेक्स में भी होते हैं। ओके, आपसे हम पता लगा पाएंगे इन फेज वन, हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा वेक्टर यहाँ पर मेरा एंटर कर रहा है और कौन सा वो जो वेक्टर है वो लीव करेगा बेसिस को। तो अभी हमारी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। ओके, तो यहाँ से अगर हम आगे का काम शुरू करें तो क्या होगा कि अब मुझे पता लग चुका कि कौन सा एंटर कर रहा है, कौन सा एग्जिट कर रहा है और सॉल्यूशन मेरे पे है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज अप्लाई करके मैं नेक्स्ट इटरेशन कर सकता हूँ। ओके, और फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर से सेम तरीका करेंगे, फिर से बेसिस मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी सेकंड रो को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे जेड जे माइनस सी जेज, और फिर जो जे आएगा उसके करस्पॉन्डिंग वाई जेज कैलकुलेट करके चेक करेंगे कौन सा वेक्टर एग्जिट कर रहा है, और इस तरीके से फेज वन के टर्मिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, या तो एक्स एन प्लस वन की वैल्यू जीरो बन जाएगी पहले, तो भी रुकना है, अगर इसकी वैल्यू नहीं बनती जीरो बल्कि ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, दैट इज सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाते हैं, तो भी हमें रुकना होता है। तो फेज वन के बाद में हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब अगर हमें फेज टू में काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे, नहीं करना पड़ेगा तो हमारा मतलब यहीं पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फेज टू में क्या होगा, फेज टू में जो बी टू दिया हुआ है हमें, बी टू, उस बी टू को अब देखिए, फेज वन के अंदर जो सेकंड कंस्ट्रेंट था वो काम का, वन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, वन का हमने कभी चेक नहीं किया, वन के अबाउट ना मैंने जेड से माइनस सी से चेक किया, कुछ चेक नहीं किया, क्योंकि सिर्फ सेकंड काम का था। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट काम का है, फर्स्ट काम का है, तो जो सेकंड है उसको भी बचे हुए एम में डाल के एक एम प्लस वन ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के इसको साइड में रख दूंगा और सिर्फ पहले वाले के अबाउट काम करूंगा। ठीक है, तो ये जो B2 मैट्रिक्स मिलेगी मेरे को, और B2 मैट्रिक्स का मैं फिर से इनवर्स निकाल लूंगा, इनवर्स कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को इनवर्स तो चाहिए ही चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो एक्स एन प्लस वन था मेरे पे स्टार्टिंग में, उसको मैं अब पेज सेकंड के अंदर मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सम, क्योंकि देखिए कंडीशन ही यही है कि एक्स एन प्लस वन जीरो बनना चाहिए, तभी फेज वन एंड होगा, और जब कोई वैल्यू जीरो ही बन चुकी तो उसको छोड़ भी सकते हैं तो भी उसकी वैल्यू जीरो ही रहती है, और इसकी हमें जीरो ही रखनी है थ्रू आउट द प्रॉब्लम, इस क्योंकि आर्टिफिशियल वेक्टर्स को मैं पॉजिटिव लेवल पे करवा ही नहीं सकता एंटर, इस वजह से मुझे इसकी वैल्यू जीरो रखनी है। तो इसको मैं बेसिस से बाहर भी कर सकता हूँ, और अगर बेसिस में रखना चाहता हूँ तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू हमेशा जीरो है। और इस हिसाब से हम B2 का सबसे पहले जो हमारी B2 है उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जैसे पार्शियलिंग मेथड, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है, ये इसको भी एक मैट्रिक्स मानो, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तो इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा, इन दोनों की पोजीशन में चेंज, पोजीशन में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख लो आप एक साइड में मान लो, तो यहाँ पर आएगा कि ये तो हो जाएगा B1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा CB। ओके, और डिवाइड हो जाएगा इसके डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट क्या है B1, तो 1 में B1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब B1 इनवर्स से, और B तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B1 पड़ा था तो B1 इनवर्स B आइडेंटिटी, तो पहली एंट्री 1 आ गई, सेकंड एंट्री क्या हो गई CB और B1 इनवर्स, तो क्या हो गई CB B1 इनवर्स, जीरो का जीरो रह गया और बाहर था B1 इनवर्स, और यहाँ पर वैल्यू हो चुकी थी जीरो इंटरचेंज के बाद में, तो ये क्या आ जाएगा B1 इनवर्स। कैसे हम इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। अब हमारे काम का क्या है, वहां पर हम काम कर रहे थे सेकंड में, सेकंड कंस्टेंट के अबाउट, यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट के अबाउट, तो जो इसकी जो फर्स्ट रो आएगी उस फर्स्ट रो को देखिए, ये वही एज इट इज है, वहां पर क्या था CB स्टार B2 इनवर्स था, यहाँ पे क्या होगा जो भी था, अब यहाँ पर क्या होगा CB B, तो
वैल्यूज ये जेड जे की माइनस सी जे की ही बताएगा अगर इसको ए जे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट रो है ना इसको मैं क्या करता हूँ ए जे के साथ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे को किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज मिल जाएंगी फॉर द फेज 2। उनमें से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सा वेक्टर एंटर करेगा। तरीका वही है, जो नेगेटिव नेगेटिव जितने भी वैल्यूज आएंगी उनमें से मिनिमम वाली ले लेनी है। ओके, ये हमें पहले ही बता चुका कि फेज 2 के अंदर एक्सन प्लस वन को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन नॉन बेसिक भी रह जाएगा तो भी ये इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ओके, और एक्स नोट हमेशा बेसिस में रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स नोट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर ही हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमने क्या देख लिया कि या clearly we see that there is at least one artificial vector in V2 because it is not possible to have m plus 2 dimensional basis without one artificial vector. Yes, कि एक तो x नोट है और एक हमारा जो सिस्टम था उसमें given के अबाउट थे m वेरिएबल, तो सॉरी m इक्वेशंस, तो m हो जाएंगे बेसिस में, तो m वो और एक ये x नोट, तो एटलीस्ट एक तो मेरा आर्टिफिशियल वेक्टर मेरा बेसिस में हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना है बस। लेकिन वो रहेगा, वो रह जाएगा वहीं पे, वो जीरो लेवल पे ही रहेगा, वो पॉजिटिव लेवल पे आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि एक्सन प्लस वन जीरो है, मतलब सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जीरो, वो बेसिस में रहेगा तो वो पढ़ा रहेगा। तरीके से हमने यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी, तो अब आगे हम कंप्यूट कर लेंगे उसके अबाउट में, वो जिसके अबाउट होगा उसके अबाउट में इसके वाई जे की वैल्यू कैलकुलेट करके हम थीटा की पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे एक्स बी आर वाई वाई आर के की, और यहाँ से हम बता पाएंगे कि कौन सा वेक्टर एंटर कर रहा है और कौन सा वेक्टर एग्जिट कर रहा है बेसिस को। ओके, और उस बेसिस पे हम वन आइट्रेशन टू नेक्स्ट आइट्रेशन सेम तरीके से रिपीट करते हुए रिपीटेशन के साथ में हम फाइनली एक डिसीजन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और नहीं करता है तो हमें अनबाउंडेडनेस या इनफिजिबिलिटी की कंडीशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के ऊपर एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।